नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप सब लोग देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक दृश्य नज़र आ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से नागालैंड की कहानी के बारे में बात करूंगा कि नागालैंड कैसे बना, नागालैंड के बनने की कहानी क्या रही, क्या क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे। बैक टू बैक निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट का नक्शा देख लीजिए। ये रहा नागालैंड। नागालैंड के ईस्ट में आपका बर्मा, जिसको अब हम म्यांमार कहते हैं। ऊपर गया अरुणाचल। असम तो भाई नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और नीचे गए मणिपुर। नक्शा मैंने इसलिए दिखाया, हिस्ट्री जानने में आसानी होगी। तो ईस्ट में बर्मा, वेस्ट में असम, नॉर्थ में अरुणाचल एंड साउथ में मणिपुर। अब देखिए हुआ क्या कि नागा एक ट्राइब है। जो नागाज गए ये एक ट्राइब गए जो कि म्यांमार के बगल में, जो नागालैंड वाला हिस्सा मैंने अभी आपको दिखाया जिसको बर्मा के बगल में, वहाँ पर नागा हिल्स हुआ करता था, जो आज भी है। नागा हिल्स से ही तो पूरा का पूरा नागालैंड बना है। वहाँ पर ये लोग रहते थे, मतलब नागा हिल्स पर ही नागाज लोग निवास करते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्राइब, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान से ये जो नागालैंड वाला हिस्सा नहीं है, जो नागाज हिल वाला हिस्सा गए, वो बड़ा ही आइसोलेट था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मगर जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर मिशनरी एक्टिविटी शुरू की। मतलब वहाँ के लोगों को, सेवरल ट्राइब्स को उन्होंने कन्वर्ट किया, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। और पहली बार ऐसा होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग इन लोगों के अमंग में आते हैं। द रिजल्ट वॉज अ स्मॉल एजुकेटेड स्ट्रेटम अमंग देम। किनके बीच में? नागास के बीच में। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जैसे ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना शुरू करवाया, फिर उनको थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना, ठीक है, अंग्रेज़ अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो पहली बार नागाओं के ग्रुप में या नागाओं के बीच में पढ़े लिखे लोग आने शुरू हुए। और भी जो नागास थे, नागा हिल्स में तो मिलते ही थे, इसके अलावा ऊपर जो नीफा था, जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर भी नागास पाए जाते थे। और नीचे मणिपुर में भी नागास पाए जाते थे। बगल में जो आपका बॉर्डर गए, वहाँ पर भी थोड़े बहुत नागास पाए जाते थे। तो वो पूरा का पूरा इलाका नागाओं का इलाका था उस दौर में। 1929 में क्या होता है? असल में 1928 में जब साइमन कमीशन आती है, तो अगले ही साल नागास पहुंचते हैं साइमन कमीशन के पास और वहां पर एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं और कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं अंग्रेज़ी हुकूमत से कि हमें, मतलब नागाओं को आप फ्री रखिए, हिंदुस्तान का हिस्सा हमें मत बनाइए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा रिलीजन, हमारा कस्टम, हमारा फेथ, ये सब बहुत अलग है। हमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस मंजूर नहीं है। तो प्लीज़ हमें हिंदुस्तान का हिस्सा मत बनाइए। ये मेमोरेंडम सबमिट किया साइमन कमीशन के सामने 1929 में नागाओं ने। 1935 का साल आता है और 1935 के साल में नागाओं का ये जो एफर्ट है वो काम में आता है, जो वो 1929 में कर चुके थे साइमन कमीशन के सामने अपनी मेमोरेंडम को रख के। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया तो उसमें सबसे पहले नागाओं का जो एरिया था उसे डिक्लेयर किया गया स्पेशल बैकवर्ड एरिया, और बाद में उसी एरिया को एक्सक्लूडेड एरिया का स्टेटस मिला अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के बाद साल आता है, वो साल 1947 का, जिस साल का हमारा देश आज़ाद हुआ। तो नागाओं ने एक काउंसिल बनाई, नागा नेशनल काउंसिल,
और ये काउंसिल बनाने के पीछे का दो कारण था, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी। तो 1947 में नागा नेशनल काउंसिल बनती है। आगे जून 1947 में क्या होता है, नागा नेशनल काउंसिल बन चुकी है। जून 1947 में एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है। किनके बीच में? एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है अंग्रेजों के बीच में और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में। इस एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है? को एग्जिस्टेंस, मतलब जो नागास गए वो हिंदुस्तान के साथ शुरू के 10 साल रहे, मतलब टेम्पररी और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 10 साल रहे। 10 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा कि आगे क्या करना है, मगर शुरू के 10 साल 47 से लेकर 57 जो नागास गए वो हिंदुस्तान के साथ को एग्जिस्ट करें पीसफुल तरीके से। तो जून 1947 में ये एग्रीमेंट साइन होता है। 29 जून 1947 को जो असम के गवर्नर थे सर अकबर हैदरी, वो 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। किसके साथ? देखिए, हर ग्रुप में दो तरह के लोग होते हैं, नरम दल, गरम दल। तो नागा नेशनल काउंसिल में भी जो मॉडरेट थे, जो नरम दल के थे, वो साइन करते हैं 9 पॉइंट एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी सिग्नेचर करते हैं इस पर। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं सर अकबर हैदरी। और नागा नेशनल काउंसिल की तरफ से सिग्नेचर करते हैं टी सखरी, अलीबा इम्ती। मगर एक इंसान ऐसा होता है फीजो, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे नागा नेशनल काउंसिल में, वो कहते हैं मुझे ये एग्रीमेंट मंजूर नहीं है। भले ही अंग्रेजी हुकूमत के साथ 9 पॉइंट एग्रीमेंट पर असम के गवर्नर ने साइन कर लिया। असम के गवर्नर ने क्यों? बिकॉज सब असम का हिस्सा था उस दौर में। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे नागा नेशनल काउंसिल में, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। फीजो ने कहा कि मुझे यह चीज मंजूर नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अब देखिए, यहीं पर आकर टग ऑफ वॉर स्टार्ट होता है। अगले ही महीने जुलाई 1947 में डॉक्टर एजे फीजो महात्मा गांधी से मिलते हैं। और सुनिए, एक महीने के अंदर अंदर जो लीडरशिप थी एनएनसी की, वो इनके पास चली गई। अब जैसे ही ये एनएनसी के लीडर बनते हैं, ये कहते हैं भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता 9 पॉइंट एग्रीमेंट से। ये महात्मा गांधी से मिलते हैं और 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि नागालैंड आजाद है। मगर 1948 में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीजो को अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एनएनसी के जो मॉडरेट्स लीडर थे उन्होंने 9 पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन कर लिया था कि शुरू के 10 साल रहना है साथ में। ठीक है, फीजो ने जब इसका विरोध किया तो 1948 तक तो अंग्रेज यहां से जा चुके थे। इंडियन गवर्नमेंट ने फीजो को अरेस्ट करवाया। जब ये रिलीज हुए तो फिर इन्होंने लीड किया एनएनसी को। 1951 में क्या होता है दोस्तों? Immediately after the independence, the Indian government followed a policy of integrating the Nagas within India. आज़ाद होने के बाद जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो नागाओं से लगातार बात कर रही थी कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाइए, हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, द प्रो इंडिपेंडेंस फैक्शन लेड बाय द अंगमी जापू फीजो अपोज दिस पॉलिसी एंड रोज इन रिबेलियन इन 1951। आपको पता है कि 9 पॉइंट एग्रीमेंट में एनएनसी के मॉडरेट से साइन किया था, मगर अब लीडर कौन था? एक्सट्रीमिस्ट था, जिसका नाम था ए जे फीजो। उसने कहा कि मुझे ये सब पॉलिसी वॉलिसी मंजूर नहीं है, मुझे हिंदुस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं है और हम बनेंगे नहीं। तो एक तरफ गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि नागालैंड हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट कर जाए। वहीं पर आपका जो एजे फीजो थे वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। गिरफ्तार भी कर चुकी थी इंडियन गवर्नमेंट उनको एक बार, मगर रिलीज होने के बाद फिर उनकी यही लय सुरताल यही थी। अब आगे क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 ट्रैक पॉलिसी फॉलो करती है। ठीक है, एक तरफ नेहरू नागा लीडर्स से कहते हैं, फीजो भी उसमें थे, जिनसे वो मिलते हैं 1952 में और कहते हैं कि आज़ादी की बात मत कीजिए, आप हिंदुस्तान का हिस्सा बनिए, हम आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मगर
जैसा कि आपको पता ही है, फिजो को ये चीज़ मंजूर थी नहीं, और तब तक नागालैंड में जो फिजोस के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा था, लोगों ने हथियार उठा लिए थे। लोगों ने हथियार उठा लिए थे। अब हथियार उठाया जाएगा तो अगर इंसर्जेंसी होगी तो इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट तो करेगी करेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने हार्श सपरेशन किया जैसे ही नागाज ने बंदूक उठाए, अंडर द लीडरशिप ऑफ एजे फिजो। 1952-53 में जब इंडिया की गवर्नमेंट ने रिटेलिएट किया अगेंस्ट द इंसर्जेंसीज ऑफ नागाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द फिजो, तो जितने भी एनएनसी के लीडर्स थे सब के सब अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस ने रेड मारा घरों में, गांव में, ठीक है, लोकल विलेजर्स, जितने लोगों ने भी हथियार उठाया था सब भाग खड़े हुए, सब अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, 1952-53 तक। 1955 में क्या होता है कि जो सेपरेटिस्ट नागा थे, मतलब जो लोग अलगाववादी होते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। हमने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी, हम आज़ाद गए, हमें हिंदुस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार का कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है भैया। अब जैसे ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट लॉन्च हुआ, जैसे ही इन्होंने अपनी अलग गवर्नमेंट बनाई, अभी तक तो पुलिस सप्रेस कर रही थी, तुरंत इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया जाता है और कहा जाता है जितने भी रिबेलियन हैं उनको फ्लश आउट करो। और आर्मी के रूथलेस मेथड, जब आर्मी सप्रेस कर रही थी, क्योंकि देखिए आर्मी का काम है, आर्मी को जैसा सरकार कहती है, सरकार की मतलब हमारे देश की जो आर्मी है वो सिविलियन गवर्नमेंट की बातों को मानती है, ठीक है। आर्मी को जैसा बोला जाता है आर्मी वैसा करती है, आर्मी पहुंचती है और आर्मी फ्लश करना शुरू करती है वहां के रिबल्स को, जिससे वहां के लोगों में, नागाज लोगों में आर्मी के प्रति बहुत अधिक घृणा हो जाती है। और एक इल्ज़ाम और लगता है, मतलब एक इंसिडेंट ऐसा होता है, डॉक्टर हरालू का मर्डर, जो कि एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर थे नागा हिल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा और बढ़ा, लोगों का हेट्रेड और बढ़ा इंडियन आर्मी के विरुद्ध। और इधर सब कुछ चल रहा था, सप्रेस हो रहा था, दोनों तरफ से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे, ठीक है। मगर पंडित नेहरू ये चीज़ रियलाइज कर चुके थे कि गवर्नमेंट को कोई कॉन्सिलिएटरी पाथ को भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने फिर नागाओं से बात करने की बात रखी कि हम आपको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये जो फिजो है ना, ये हथियार रखें, अपने हथियार को बंद बक्से में डालें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप इंडिपेंडेंस की लत छोड़ दीजिए, हम आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे। क्योंकि कब तक आप अपना खून बहाएंगे, हम आपका खून बहाएंगे, आप हमारा खून बहाएंगे, ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, गोलियां चलती हैं, आम इंसान मारा जाता है, तो बंद कीजिए इस चीज को। फिजो और उसका ग्रुप इस दौरान पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया था, क्योंकि जब इंडियन आर्मी वहां पहुंची और इंडियन आर्मी ने सप्रेस करना शुरू किया, कि रिबेलियन को फ्लश आउट करना शुरू किया, तो फिजो और उनका ग्रुप अंडरग्राउंड हो गया, सब भाग खड़े हुए, ठीक है। एंड मैंने जैसा बताया ह्यूमन राइट वायलेशन कंटिन्यू चलता जा रहा था, ठीक है। लेकिन 1957 आते आते क्या होता है कि जो आर्म्ड रिबेलियन था, जो एनएनसी था, उनके अंदर दो ग्रुप निकल कर आते हैं। एक मॉडरेट ग्रुप निकल कर आता है अंडर डॉक्टर इमकोंगलिबा, जो कि ये समझ चुके थे कि कब तक बंदूक चलाएंगे, अब हम बंदूक नहीं चलाएंगे, हम अब बात करने के लिए तैयार हैं, हमें अब पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए, हम अपने हथियार बक्से में डाल रहे हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हथियार चलाकर देख चुके हैं, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। फिजो जो करता है करने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अब हम एक अलग तरह का अपनी डिमांड रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट के सामने, हमें पीसफुल तरीके से इस मुद्दे को खत्म करना है। 1957 में क्या होता है, नागा हिल्स को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर इमकोंगलिबा ये कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं पीसफुल तरीके से, 1957 में नागा हिल डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। 1960 में जो मॉडरेट नागास थे,
डॉक्टर इमकोंगलीबा का ग्रुप, वो कहता है कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए इंडियन यूनियन के अंडर। मतलब कि अब ये तैयार थे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, मगर हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दीजिए। इसके अलावा हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमारे रिलीजन में, हमारे सोशल कस्टम में। यह शर्त मॉडरेट्स नागाज थी, उन्होंने रखी। और डॉक्टर इमकोंगलीबा ने अपना एक नया ग्रुप बनाया, नागा पीपल्स कन्वेंशन। ठीक है, उन्होंने फिर उसके बाद नागालैंड के मूवमेंट को लीड किया कि हम हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार हैं, हमें ऑटोनॉमी ज़्यादा दे दीजिए और हमारे रिलीजन में, हमारे सोशल कस्टम में किसी भी तरह का इंटरफेयर मत कीजिएगा। और 1963 का साल आता है। अरुणाचल प्रदेश का त्वेंसांग जिला और जो नागागिल जो कि असम का डिस्ट्रिक्ट था, उसको मिलाकर 1963 में इसको अपग्रेड किया जाता है, इस पूरे के पूरे एरिया को। और अगले ही महीने, नेक्स्ट अप्रैल में, अगले ही साल, जयप्रकाश नारायण, असम के चीफ मिनिस्टर बिमला प्रसाद चालिया एंड रेव माइकल स्कॉट ये एक पीस मिशन बनाते हैं और गवर्नमेंट और एनएनसी से कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम नागालैंड को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए तैयार हैं, मगर सबसे पहले एनएनसी अपने सारे के सारे मिलिट्री ऑपरेशन को ये जो आपका ये लोग इंसर्जेंसी कर रहे हैं उन्हें खत्म करवाओ। ठीक है, हम पीस मिशन के लिए आए हैं, सब कुछ खत्म कीजिए, सितंबर तक खत्म कर दीजिए। लेकिन भैया एनएनसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एनएनसी ने 1963 के बाद 1967 तक आपका वायलेंस जारी रखा। 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, मगर एनएनसी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया। खत्म करो, बहुत हो गया इनसे बात, बहुत इन लोगों को, एनएनसी को, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको बहुत मौका दे लिया, अब इनको खत्म करो। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लागू किया गया। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ एनएनसी के लोगों को चुन चुन कर निकाल रही थी, मतलब टर्मिनेट कर रही थी। दूसरी तरफ जेन्युइन एस्पिरेशंस ऑफ नागाज जो थे कि नागालैंड का एक सेपरेट स्टेट बने, हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को कार्व्ड आउट कर दिया गया असम से और अरुणाचल के उस वाले हिस्से से जिसको त्वेंसांग ट्रैक्ट कहते हैं। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड हिंदुस्तान का नया राज्य बना। ठीक है, 13th अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन उसके पहले 1962 में 13th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। आर्टिकल 371A ऐड कर नागालैंड को सेपरेट स्टेट बनाया गया। ठीक है, और इसमें कुछ बातें लिखी गई। रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागा, मतलब कुछ कुछ चीजों में इन्हें ऑटोनॉमी मिलेगी। पहला, इनके रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, दूसरा, नागा की कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर में। थर्ड वन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉ। जो भी सिविल और क्रिमिनल जस्टिस होगा, वो उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो नागा कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग होगा। Ownership and transfer of land and its resources and shall apply to the state of Nagaland unless the legislative assembly of Nagaland by a resolution so decided। मतलब देश की पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए, पहले वो रिव्यू किया जाएगा नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उसी के बाद उस कानून को नागालैंड में अप्लाई किया जाएगा। ये कुछ ग्रेटर ऑटोनॉमी के प्रोविजन थे नागालैंड को। नागालैंड के बनने के बाद जो रिबेलियंस थे उनको सपोर्ट मिलना कम हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक ग्रुप है जो आज भी कहीं ना कहीं नागालैंड के ऑटोनॉमी, मतलब कि अलग करने के लिए नागालैंड को हिंदुस्तान के लिए लड़ रखा गया। उस ग्रुप का नाम गया NSCN-NCSNIM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको कि इसाक सू एंड द टी मूविया लीड कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो इनका ऑपरेशन गया वो म्यांमार से होता है, या गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। आपको याद होगा, आप लोगों ने उरी मूवी देखी होगी। उरी मूवी में जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक था, जो इंडियन आर्मी म्यांमार के अंदर घुसकर लोगों को ठोकती है, वो नागास के ही आपके ये इसी ग्रुप के
आतंकवादी थे। इसके अलावा इस ग्रुप के आतंकवादी आपको मणिपुर में मिल जाएंगे और अरुणाचल में भी मिल जाएंगे। इनकी डिमांड क्या है कि हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए। ग्रेटर नागालैंड क्या मतलब, पार्ट ऑफ असम, मणिपुर एंड द नागालैंड, इन सबको मिलाकर एक नया नागालैंड बनाया जाए। एंड बाद में इस ग्रुप में भी आपका डिवीजन होता है। दिस कॉल हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द अदर स्टेट हु रिफ्यूजेस टू गिव अप टेरिटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा यह सब नहीं मिलेगा। इसके अलावा असम ने और मणिपुर ने भी कहा कि हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई ग्रेटर नागालैंड नहीं बनेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली मणिपुर, उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे अपना कुछ भी। 2015 में क्या होता है दोस्तों, अ फाइनल पीस अकॉर्ड साइन होता है विद NSCNIM, बट उसमें भी एक फ्रैक्शन होता है जो कहता है कि भाई हमें यह अकॉर्ड मंजूर नहीं है, हम तो लड़ेंगे। तो लड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अब तो नागालैंड वैसे भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों ये थी नागालैंड की कहानी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। नमस्कार दोस्तों।